हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मूल अधिकार से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह डिस्कस करेंगे, जो कि आपके प्रीलिम्स बेस्ड या फिर और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पिछले वीडियो में संविधान सभा की उद्देशिका से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बना था हमने कवर किया था, और पहले हमने वीडियो बनाए थे उसमें हमने संविधान सभा की विशेषताएं से रिलेटेड हमने जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन बना था इम्पोर्टेंट वह हमने कवर किया था। और आज के वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन बनेगा वह हम कवर करेंगे। इसके बाद फिर मूल कर्तव्य से रिलेटेड, उसके बाद फिर आपातकालीन उपबंध से, फिर और भी ऐसे यह वीडियो बनती रहेगी। तो चलिए आज जो है हमारा फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है चलिए देख लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट आपको पता है कि 12 से लेकर 35 तक है। 12 से 35 से लेकर फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 12 और आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है कि स्टेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करता है। और हमने आर्टिकल 12 और 13 से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, आई बटन पर होगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप देख सकते हैं। स्टेट क्या क्या इंक्लूड करता है: गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ एंड ऑल अदर अथॉरिटीज़, हमने सब इसमें कवर किया है। और आर्टिकल 13 का कहने का मतलब ये है कि जो भी लॉज इनकंसिस्टेंट है वह इस जो भी बेयर प्रोविज़न है उसके जितना अनकंसिस्टेंट है उतनी मात्रा तक वह शून्य होंगे, या आर्टिकल 13 कहता है। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 से हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि 12 से 35 तक है। तो आर्टिकल 12 से हम लोग शुरुआत करेंगे। जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन बनेंगे वह हम लोग कवर करेंगे। वह आपका चाहे प्रीलिम्स हो या फिर और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि मौलिक अधिकारों की संकल्पना को किस संविधान से लिया गया था। तो जो मौलिक अधिकारों की संकल्पना था वह अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अमेरिका के संविधान से और भी बहुत सारी चीज़ अडॉप्ट की गई थी, जैसे राष्ट्रपति पर, प्रेसिडेंट पर कैसे महाभियोग लगाना है, न्यायिक पुनर्विवेचन के, और जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, वह सब अमेरिका के संविधान से लिया गया था। यानी कि क्वेश्चन पहले इसमें पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार की संकल्पना को किस संविधान से लिया गया था। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के संविधान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अधिकतर अधिकार सम्मिलित हैं। जो मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का अधिकतर जो अधिकार है वह अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 और भाग 4 दोनों में है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट 12 से लेके 35 तक। और भाग 4 में क्या है? भाग 4 में हमारा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? डीपीएसपी है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, ये है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि क्वेश्चन हमारा पूछा है कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अधिकतर अधिकार सम्मिलित हैं वह हमारे भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट, और भाग 4 यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वह इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है। आपको पता है कि संविधान की कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की, क्वेश्चन ने पूछा है जो मूल अधिकार है। मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 32 के तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 का अगर कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी
इशू उठता है तो हम डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं। उसमें 5 ठो रिट है, 5 रिट है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबियस कर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, ऐसे 5 ठो रिट हैं। वह रिट हम दायर कर सकते हैं वह आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि जो हमारा मूल अधिकार है उसका हम परिवर्तन कोर्ट द्वारा करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा और हाई कोर्ट द्वारा, दोनों भी। हाई कोर्ट द्वारा हम आर्टिकल 226 द्वारा जाएंगे अगर हाई कोर्ट जाना है, और अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो हम आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। और जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है ये परिवर्तनीय नहीं है न्यायालयों द्वारा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में जोड़ा गया था। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में 86 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। 86 अमेंडमेंट 2002 में। 2002 में जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ा गया है, वो आर्टिकल 21 क्लॉज ए ऐड किया गया 2002 में और 86 अमेंडमेंट द्वारा। ये हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। जो हमारा शिक्षा का अधिकार है वह फंडामेंटल राइट हो गया 2002 में आर्टिकल 21 क्लॉज ए में, 21 क्लॉज ए में। यानी कि इसका सही आंसर क्या है? 86 अमेंडमेंट। 86 अमेंडमेंट द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। हमने जो वीडियो बनाई थी आप उसे देख सकते हैं। अभी ये वीडियो देखने के बाद आप लोग देख लीजिएगा। हमने उनमें स्टेट यानी कि आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है और स्टेट क्या क्या इंक्लूड करता है। स्टेट जो है वो क्या क्या इंक्लूड करता है। स्टेट क्या क्या इंक्लूड करता है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, गवर्नमेंट, ऑल लोकल अथॉरिटीज, ऑल अदर अथॉरिटीज, ये सब इंक्लूड करता है। आप देख सकते हैं वीडियो में जाकर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, उसे आप बाद में देख लीजिएगा। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 यानी कि स्टेट, अनुच्छेद 12 में स्टेट को ही डिफाइन किया गया है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। राज्य की परिभाषा में क्या नहीं आता है? राज्य की परिभाषा में न्यायालय नहीं आता है। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है न्यायालय। न्यायालय जो है वो स्टेट के डिफिनेशन में नहीं आता, वह जो है राज्य के डिफिनेशन में नहीं आता। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है, इस प्रकार का आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न अभिनिर्णित वाद में दिया गया। यह दिया गया AR अंतुले वर्सेस RS नायक जी के वाद में। इस केस में यह कहा गया था कि जो राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित की जाती है। यानी कि जो राज्य है, जो हमारा आर्टिकल 12 है, जो स्टेट है, स्टेट के अंतर्गत जो ऑल लोकल अथॉरिटी एंड ऑल अदर अथॉरिटी, जो ऑल अदर अथॉरिटी एंड ऑल लोकल अथॉरिटी है, उसी में ये जो हमारा जो ये न्यायपालिका है इसको भी स्टेट के अंतर्गत इंक्लूड किया गया। और यह कौन से केस में कहा गया? AR अंतुले वर्सेस RS नायक केस में। इस केस को आप याद कर लेंगे, ये ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। इस केस में न्यायपालिका को भी स्टेट के अंतर्गत इंक्लूड किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि एक हाई कोर्ट अनुच्छेद 12 यानी कि स्टेट के अंतर्गत राज्य नहीं है? या किस केस में कहा गया? यह कहा गया है कि नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य,
इस केस में यह कहा गया था कि एक हाई कोर्ट अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, यानी कि इस केस में ये पूरा कह दिया गया कि जो आर्टिकल 12 की जो डिफिनेशन है, जो स्टेट है, उसके अंतर्गत हाई कोर्ट नहीं आते हैं, हाई कोर्ट नहीं आते हैं। ये कहा गया नरेश वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, कौन राज्य नहीं है, इनमें से कौन राज्य नहीं है? तो पहला इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, दूसरा है महानगर पालिका, और तीसरा है CSIR, और चौथा है संसद। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ डाउट भी रहता है, क्योंकि जो CSIR है वह राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन एक द हिंदुस्तान टाइम्स 2002 में दिए गए निर्णय के अनुसार CSIR एक स्टेट है, यह कहा गया था। लेकिन इसमें आप यही लगाएंगे कि कौन राज्य नहीं है, तो CSIR ही आप लगाएंगे, बाकी ये सब राज्य के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। आप CSIR ही लगाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? इसमें बताना है कि जो आर्टिकल 12 है उस स्टेट है, उसमें से कौन सा राज्य नहीं है। तो जो NCERT है वह स्टेट के अंतर्गत नहीं आती है, वह स्टेट के अंतर्गत नहीं आती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। NCERT जो है वह स्टेट नहीं है, यानी कि राज्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 यानी कि स्टेट के अंतर्गत राज्य नहीं है? इसमें कौन सा राज्य नहीं है? पहला है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, जो कि एक राज्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है भारत सरकार एवं संसद, भारत सरकार एवं संसद ये भी राज्य के अंतर्गत आता है। तीसरा है ब्रिटिश एवरेज कॉरपोरेशन, ब्रिटिश एवरेज कॉरपोरेशन या स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है। और चौथा है भोपाल नगर निगम, ये भी स्टेट के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो सी है या इसका सही आंसर है ब्रिटिश एवरेज कॉरपोरेशन, जो कि स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार के परिवर्तन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है? इसमें तो जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, जो भारतीय जीवन बीमा निगम है LIC, यह जो है यह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। अनुच्छेद 12 यानी कि स्टेट के अंतर्गत राज्य है क्या? भारतीय जीवन बीमा निगम। और यह किस केस में बताया गया? यह केस का नाम था सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। आप केस का नाम लिख लेंगे, केस का नाम है सुखदेव वर्सेस, यहीं लिख दे रहे हैं हम, सुखदेव वर्सेस भगत राम। इस केस में यह कहा गया था, इस सुखदेव वर्सेस भगत राम केस में यह कहा गया था कि जो LIC है, LIC यह एक स्टेट के अंतर्गत आती है, यानी कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आती है। यानी कि जो भारतीय जीवन बीमा है यह एक स्टेट है, राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। पूछा जाए कौन से केस में, तो सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम के केस में यह निश्चित हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आर्टिकल 12 से ही लिया गया है, इसके बाद क्वेश्चन आर्टिकल 13 से होगा, फिर 14 से होगा, ऐसे ही लिया गया। तो पहले आर्टिकल 12 से शुरुआत है, 12 से 35 तक, तो 12 से ही 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, तो 12 से ही क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? इसमें बताना है कि कौन राज्य नहीं है। इसमें जो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है यह राज्य नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है।
यह राज्य के अंतर्गत यानी कि स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अधीन राज्य है? यानी कि जो अनुच्छेद 12 है स्टेट, उसके अंतर्गत इसमें से कौन सा है कि जो स्टेट है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट ये एक स्टेट है। ये स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये NCERT, अभी हमने आपको बताया कि यह स्टेट नहीं है, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। ये भी स्टेट नहीं है, ये भी स्टेट नहीं है। इसका सही आंसर है नेशनल बुक ट्रस्ट, सही आंसर है, जो कि एक स्टेट के अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल 12 में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अधीन राज्य है? अच्छा सॉरी, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। इसमें इसका सही आंसर ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है? यानी कि इसमें से कौन सा स्टेट नहीं है? इसमें जो केंद्रीय सरकार है वह भी स्टेट है, जो राज्य सरकार है वह भी स्टेट के अंतर्गत आता है, जो पटना विश्वविद्यालय है वो भी स्टेट के अंतर्गत आता है। एक भगवान की मूर्ति, ये कोई स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है। ये गलत है, यानी कि यही ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा कि ये भगवान की मूर्ति वगैरह ये सब स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा में नहीं आता है? इसमें बताता है राज्य की परिभाषा में क्या नहीं आता है। इसमें जो है एक भागीदारी फर्म या स्टेट की परिभाषा में नहीं आता है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। भारत संचार निगम लिमिटेड ये आता है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये स्टेट के अंतर्गत आता है। एक सहकारी समिति ये भी स्टेट के अंतर्गत आता है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान नहीं, सॉरी, ये स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है। एक सहकारी समिति ये स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है। जो राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये स्टेट के अंतर्गत आता है, यानी कि ये भी ऑप्शन नंबर सही है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए और डी इसका सही आंसर है, जो कि है एक भागीदारी फर्म और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जो कि स्टेट के डिफिनेशन में नहीं आता है। इसका सही आंसर यही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लिखित राज्य की अवधारणा में शामिल है। राज्य की अवधारणा में क्या शामिल है? रेलवे बोर्ड भी शामिल है, न्यायपालिका भी शामिल है, विश्वविद्यालय भी शामिल है, यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विलिब्रियम इज इन रिगार्ड टू इन आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 से क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विलिब्रियम इज रिगार्डन, यानी कि जो आच्छादन का सिद्धांत है वह आर्टिकल 13 में आता है। आच्छादन का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि संविधान लागू होने के पूर्व से प्रचलित विधि संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होगी जहाँ तक कि वह मूल अधिकारों से असंगत है। यानी कि कोई विधि अगर बन गई है और वह हमारे मूल अधिकार से असंगत है, तो वह जो विधि बनी है वह उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह हमारे मूल अधिकार का हनन करती है, उसे कम करती है, उसे छीनती है। यह है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि आच्छादन का सिद्धांत। यह है आर्टिकल 13 में इसके बारे में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित प्रावधान किए गए? अभी हमने आपको बताया आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 में इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के बारे में। 14 में तो राइट टू इक्वलिटी है, 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब है। ये सब यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इसका सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर बताइए। अधित्यजन करना अनुज्ञेय है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। सभी मूल अधिकारों का पहला ऑप्शन है, दूसरा किसी भी मूल अधिकार का नहीं। तो इसका सही आंसर यही होगा, किसी भी मूल अधिकार का नहीं। यानी कि जो अधित्यजन है वह किसी भी मूल अधिकार का करना अनुयोग्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह लिया गया है जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। इसका सही आंसर जापान होगा। अगर आप ये पूछेंगे कि अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल राइट, जो हमारा मूल कर्तव्य है वह अमेरिका से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और कनाडा से अगर आपसे कोई पूछे कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था। क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था। और अगर आपसे पूछे कोई ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लिया गया है, तो हाँ लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और कनाडा से लिया गया है संघीय और अमेरिका से फंडामेंटल राइट, सॉरी यहाँ फंडामेंटल राइट होगा। और जापान से तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संविधान के निर्वचन में प्रथम बार भविष्य लक्ष्य विनिर्णय का सिद्धांत निम्न वाद में लागू किया गया। तो इस वाद का नाम था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जिसमें प्रथम बार भविष्य लक्ष्य विनिर्णय का सिद्धांत लागू किया गया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संविधान के अधीन ग्रहण का सिद्धांत निम्न में से किसमें लागू होता है? इसमें बताना है जो है ग्रहण का सिद्धांत है वह किस में लागू होता है। पहला ऑप्शन है केवल संविधान की पूर्व विधियों में नहीं, और संविधान के पश्चात की विधियों को किंतु उन्हीं से संबंधित जो नागरिक हैं, ये भी गलत है। सी है संविधान के पश्चात की विधियों को किंतु उन्हीं से संबंधित जो नागरिक हैं, ये भी गलत है। सभी विधियों को चाहे संविधान के पूर्व हो या पश्चात के हो, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो ग्रहण का सिद्धांत है वह सभी विधियों को, चाहे वह संविधान के पूर्व हो या फिर उसके पश्चात हो, वह सब पर लागू होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है? आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है भीखाजी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। बहुत ही लीडिंग केस है, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इस वाद में आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित यह केस संबंधित है, भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य किया जाएगा? तो आर्टिकल 13 हमने अभी आपको बताया कि जो भी विधि बनी है पहले, वह अगर जो हमारा इस प्रोविज़न है पार्ट 3 मूल अधिकार के जितना भी इनकंसिस्टेंट है वह उतनी मात्रता तक शून्य हो जाएगी। यह अनुच्छेद 13 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में इसके बारे में बताया गया है। यानी कि जो हमारा मूल अधिकार से असंगत है उनको अल्पीकरण करती हैं, उन्हें कम करने वाली जो विधि है उन्हें अनुच्छेद 13 के तहत शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें जो केशवानंद भारती का केस है, ये ए के गोपालन जी का केस है,
और भी जो लीडिंग केस हैं ये सब 13 और 367 या दोनों पर ही आधारित है ये सब केस। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि जो भी विधि कम मूल अधिकार से असंगत है वह शून्य होगी। और आर्टिकल 368 कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अमेंडमेंट करके भी अगर कोई विधि को कुछ किया जाता है तो आर्टिकल 13। आप केशवानंद भारती और भी केस ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर देखते हैं, मूल अधिकार से असंगत अल्पीकरण करने वाली अनुच्छेद 13 के अंतर्गत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार से असंगत या उनकी, सॉरी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका सही आंसर अनुच्छेद 13 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। संविधान संशोधन को कहाँ पर चुनौती दी जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दी जा सकती है। दोनों में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में संविधान संशोधन से रिलेटेड जो भी कोई इशू है वह हाई कोर्ट में दीजिए चाहे सुप्रीम कोर्ट में, दोनों में दिया जा सकता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो डी है सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या कोई विधिक व्यक्ति भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता अर्जित कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है हाँ, यदि वह विधिक व्यक्ति भारतीय राज्य क्षेत्र के 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है। और दूसरा है हाँ, विभाजन के पूर्व भारतीय राज्य के क्षेत्र में कार्यरत है। तीसरा है नहीं, तो नहीं हो सकता। इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5, जो अनुच्छेद 5 है नागरिकता से रिलेटेड, अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य क्षेत्र में अधिवास है वह भारत में जन्मा था, या जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था, या जो इस संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पूर्व तक भारत में निवासी रहा है, वह भारत का नागरिक होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वह नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो इसमें है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 245। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, लास्ट ही क्वेश्चन है आज का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में दिए गए अर्थ के अनुसार निम्न में से क्या कानून नहीं है? अध्यादेश या तो एक कानून ही है, नियम ये भी कानून है, अधिसूचना ये भी कानून है, यानी कि जो सरकारी प्रपत्र है यह कानून नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आज के वीडियो में हमने आर्टिकल 12 यानी कि जो स्टेट है, आर्टिकल 12 और कुछ क्वेश्चन आर्टिकल 13 से देखे जो हमारा मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आर्टिकल 14, 15, 16 से जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं सब कवर करेंगे। इसी तरह लेक्चर बनता रहेगा, पूरे संविधान को कवर किया जाएगा। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर और कुछ भी सब इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी वीडियो। तो यदि आपको यह हमारी लेक्चर पसंद आता हो तो इसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह की और भी लेक्चर पाने के लिए वह नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।